Hello everyone, I am Shivam. Welcome back to Indore Defense Academy YouTube channel. So today we are continuing our second lecture sprint series of science, and as you I suppose that आपने ऑलरेडी साइंस का लेक्चर 1 देख लिया होगा. ठीक है, इसमें हम मिक्स क्वेश्चन लेके आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के. ठीक है, ये आपके ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशंस लाइक CDS एंड DA के लिए हेल्पफुल रहेंगे. इवन आप CEPF के लिए भी इसको देख सकते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा. आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा. इसी का कंटिन्यूएशन में हम और क्वेश्चंस लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेंस करेक्ट्स मायोपिया, दैट इज नियर साइटेडनेस. कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, बायफोकल लेंस एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. तो इसके पहले पहले हम बेसिक से डिसीज सारे देख लेते हैं. ठीक है, तो आई की अगर हम डिसीज की देखें तो सबसे पहले होता है मायोपिया. ठीक है, मायोपिया में क्या होता है कि जनरली ये यूथ में देखने को मिलती है प्रॉब्लम, और इसमें जो पर्सन होता है वो दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाता बट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ठीक है, इसे हम मायोपिया बोलते हैं. और नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मीन्स कि हम पास की चीज़ें सारी क्लियर देख सकते हैं लेकिन हम दूर की चीज़ें क्लियर नहीं देख सकते हैं. ठीक है, सेकंड जो डिसीज है हाइपरमाइट्रोपिया. ठीक है, इसको हम फार साइटेडनेस बोलते हैं. ठीक है, फार साइटेडनेस, इसमें हम दूर की चीज़ें सारी क्लियर देख सकते हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं देख सकते. जनरली ये बच्चों को होती है, या तो फिर उनको जेनेटिकल कुछ डिफेक्ट होता है, उन्हीं को ये प्रॉब्लम होती है. ठीक है, थर्ड अगर हम डिफेक्ट की बात करें तो प्रेस बायोपिया. ठीक है, प्रेस बायोपिया जनरली ओल्ड एज में होती है. ठीक है, हम इसमें एक एक करके अभी डिटेल में देखेंगे. ठीक है, फिर कैटरेक्ट होता है एंड देन एस्टिग्मेटिज्म. ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइप के डिसीज हो गए. ठीक है, मायोपिया की बात करें तो मायोपिया को आप नियर साइटेडनेस बोलते हैं. दूर की चीज़ें, फार की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है. ठीक है, फिर अगर हम और चीज़ें बात करें तो इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो इसको हम कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस अगर हम लगाएंगे तो हम इसे सही कर पाएंगे. ठीक है, सिमिलरली हाइपरमाइट्रोपिया, इसमें आप नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकते, इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं. ठीक है, प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में होती है बेसिकली. ठीक है, और अगर हम इसकी और बात करें तो हम इसको बाय फोकल लेंथ यूज कर सकते हैं. इससे हमारा जो डिसीज है वो सही हो जाता है. ये जनरली आपके ओल्ड एज में देखने को मिलता है. कैटरेक्ट क्या है, तो एक वाइट लेयर आ जाती है लेंस के सामने. ठीक है, जिससे कि हमें जो चीज़ें हैं वो धुंधली दिखने लगती हैं, वाइटिश दिखने लगती है. इसका करेक्टनेस क्या है, तो हम इसको सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं, हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस क्लियरली नहीं दिखती है. ठीक है, तो आई हमने बेसिक से डिफेक्ट्स देखे. सबसे पहले होता है आपका मायोपिया. मायोपिया में आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखती, कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं. ठीक है, सेकंड होती है हमारी हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं. नियर बाय ऑब्जेक्ट हम पास के नहीं देख सकते, हम दूर के ऑब्जेक्ट सारे क्लियरली देख सकते हैं. कॉन्वेक्स लेंस हम इसको यूज़ करते हैं. फिर आता है प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में होता है, बायोफोकल लेंथ हम यूज़ करते हैं. फिर आता है कैटरेक्ट. कैटरेक्ट जो है उस आंखों के सामने, जो लेंस के सामने एक वाइटिश लेयर हो जाती है जिसके कारण हमें चीज़ें जो है वो ब्लरी दिखती है. सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह हम कर सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए. एस्टिग्मेटिज्म, इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको क्लियरली नहीं दिखती है. ठीक है, इसके लिए आप कौन सी लेंस यूज करते हो, तो आप सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल लेंस आप यूज कर सकते हैं. इससे आपका जो भी प्रॉब्लम है
वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देखते हैं, विच टाइप ऑफ लेंस करेक्ट मायोपिया। तो मायोपिया नियर साइटेडनेस होता है, कौन सी लेंस हो जाएगी, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, हाइपरमाइट्रोपिया। ठीक है, बायफोकल लेंस प्रेस बायोपिया। पेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे एज सच कोई लेंस हम यूज नहीं करते। ठीक है, ऑल्दो इट इज अ टाइप ऑफ लेंस बट इट इज नॉट यूज इन एज सच डिसीज। ठीक है, फिर आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज थ्योरी। कौन सी थ्योरी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन डालने का आपका एक ही हमारा मोटिव है कि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी की देखें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये मेटल सरफेस होता है। ठीक है, और हम इसमें फोटोन स्ट्राइक करवाते हैं। ठीक है, फोटोन हम स्ट्राइक करवाते हैं, जो कि एक लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है फोटोन। ठीक है, तो फोटोन हम स्ट्राइक करते हैं मेटल बॉडी पे। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो आपके यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो आपकी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है एक सर्टेन अमाउंट पे होनी चाहिए। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम विच एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो अगर ये मेटल सरफेस है, इससे मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलाना है। ठीक है, तो मुझे फोटोन की फ्रीक्वेंसी इस टाइप से रखनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। ठीक है, सिमिलरली हमें हमारी पढ़ाई में भी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ताकि हम हमारी जो कैपेबिलिटी है, आउटमोस्ट हमारा आउटकम है, उसको हम निकाल पाए। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक को तोड़ोगे, ठीक है, तो फोटो मीन्स लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो पूरा फिनोमिना है। ठीक है, तो हम इसी साइड से कर रहे हैं कि फोटोन जो है उसको हम इमिट करवा रहे हैं इन मेटल सरफेस पे, ताकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल पाए। और कितनी फ्रीक्वेंसी देनी होगी, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी होगी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डायरेक्शन एक्सेलरेशन in uniform circular motion is along the direction of motion tangent to the circle at the point of observation, direction of velocity and direction perpendicular to velocity. ठीक है, अगेन हम इस क्वेश्चन के पहले बेसिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम वर्ड बैकग्राउंड टेक्निक्स का यूज करेंगे इसमें। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो सर्कुलर मोशन हम कब बोलेंगे, जब कोई भी पार्टिकल, व्हेन एनी पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो हम उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म, हम ये जो वर्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है, ये वर्ड यूनिफॉर्म है हमारा। ठीक है, इसको हम कब बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पार्टिकल है, इनकी कुछ सर्टेन वेलोसिटी है। ठीक है, इनकी कुछ सर्टेन वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली एक सर्कल में मूव कर रहे हैं पार्टिकल। ठीक है, तो इनकी दो चीज़ें में चेंजेस आएगा। एक तो जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सर्कल में मूव कर रही कोई भी बॉडी तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली होता जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, v इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अगर सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। तो 2πr हो जाएगा इसका सरकमफेरेंस, और डिस्प्लेसमेंट टाइम इज t। तो हमारा जो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन में t। ठीक है, तो ये इसका वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी। ठीक है,
और यहाँ पर सब परपेंडिकुलर भी रहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा डायग्राम में, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। डी ऑप्शन अगर हम वापस से एक बार देखें तो ये हमारा सारे जो आपके पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का सभी में एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वेट रहेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है नेट फोर्स। नेट मतलब होता है टोटल फोर्स। कभी भी वेट पे टोटल फोर्स एक्ट नहीं करता है, ये भी टोटल हो गया, ठीक है। द फोर्स दैट इट एक्सर्ट ऑन अ ग्राउंड, ओके, इट्स इनर्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपने क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर अगर पढ़ा हो तो आपको वहाँ पर एक रिलेशन दिखा होगा वेट एंड मास का, ठीक है। उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो वेट एंड मास में कुछ रिलेशन होता है, वो कुछ जो वेट है वो किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसी पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। W इक्वल्स टू होता है m इंटू जी, ये एक रिलेशन होता है। वेट इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। इट मीन्स जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसकी ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा, क्या मास के साथ साथ उसकी ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल किसी का मास 10 न्यूटन है, अगर हम ग्रेविटी 9.8 ले लें, ठीक है, और अगर उसका वेट जो मास है जो है वो 10 ले लें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट का वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देयर इज एन, अगर हम डिफरेंस निकाला तो वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मास जो है वो इंडिपेंडेंट है ग्रेविटी का, ठीक है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि वेट जो है, ठीक है, वेट जो आपका ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ये नहीं करता है, ठीक है। ये हमारा आपका जो वेट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो सकता है, ठीक है, बट मास कांस्टेंट रहता है जनरली, ठीक है। वेट की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें न्यूटन होता है, इसका यहाँ पर हम केजी लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा वेट है वो कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा अर्थ पे वेट कुछ और होगा, मून पे कुछ वेट और होगा। एज वी नो कि जो मून पे ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है अर्थ के, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है CDS में, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपन इस पे वापस आते हैं क्वेश्चन पे। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द फोर्स दैट इज एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड। अल्टीमेटली वो आपका ग्रेविटी जो फोर्स है उसी को वो बता रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू विच मीडियम। तो साउंड सबसे फास्ट किस में मूव करता है, ठीक है। साउंड जो है बेसिकली वेव है, ठीक है, जो वाइब्रेशन के थ्रू चलती है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो साउंड जो है वो ट्रैवल करेगा। फॉर एग्जांपल ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, सी। तो ए पार्टिकल बी को वाइब्रेट करेगा, बी पार्टिकल सी को वाइब्रेट करेगा, सी पार्टिकल डी को वाइब्रेट करेगा, और इसी तरह से साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। इट मीन्स अगर जहाँ ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स अगर जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पर साउंड फास्ट ट्रैवल करेगा। और हमने 10th आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा जो आपका पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड में होते हैं, ठीक है। सॉलिड में आपने ये डायग्राम भी देखा होगा, सॉलिड में बॉल्स जो रहती है वो बहुत ज़्यादा क्लोज रहती, फिर थोड़ा सा लिक्विड में थोड़ी सी डिस्टेंस रहती है, एंड गैस में बहुत ज़्यादा गैप रहती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है साउंड जो है वो ट्रैवल किस में कर पाएगा, सॉलिड में फास्ट कर पाएगा। यही क्वेश्चन है, साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट थ्रू विच मीडियम। अब उन्होंने सॉलिड लिक्विड गैस ना देते हुए उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले कुछ ऑप्शन दिए। एग्जाम में भी हो सकता है एयर सॉलिड है, नहीं है, वाटर है, वैक्यूम है, ओनली स्टील, तो स्टील इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे CDS में भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। The process of digestion
ऑफ फूड प्राइमरीली बिगिंस इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस में कि कंप्लीट साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कौन सी होती है, ठीक है, ऑल्दो वो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन यही कटी है, ठीक है। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। उन्होंने पूछा है कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। जिस मोमेंट में हम खाने को हमारे माउथ में एंटर करवाते हैं, उसको च्यू करते हैं, तो हमारा जो सलाइवा है वो एक इंजाइम सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं अमाइलेज, ठीक है। तो अमाइलेज उस जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और उसी दौरान जो हमारा ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन वो स्टार्ट हो जाता है। माउथ जो है वो ऐसा ऑर्गन है हमारा जो फर्स्ट साइट है, फर्स्ट प्लेस है जहाँ पर हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कंफ्यूज ना होना है इसमें, इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। विच मेटल्स रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बहुत इजी क्वेश्चन है। मर्क्यूरी जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल को जब आप क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे, थर्ड चैप्टर है, तो आप उसकी सारी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखें, जैसा आयोडीन हो गया, कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, आप उन पे भी फोकस करें, ठीक है। वहाँ से सीडीएस क्वेश्चन बना लेता है। इंटेक्स क्वेश्चन जो होते हैं ब्लू लाइन, आपको ब्लू कलर में इंटेक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप एक्सरसाइज के पीछे एक एमसीक्यू लगा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स में शॉर्ट सर्किट का जो क्वेश्चन आया था अभी पिछली बार, तो उसी में ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, हैवीली करंट इंक्रीज। तो ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो आपका काम क्या होना चाहिए कि आप कोई भी चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप दूसरी रेफरेंस से पढ़ रहे हो, तो आप एनसीईआरटी का एटलीस्ट इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर लगाएं। वहाँ से क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं वो एनसीईआरटी पे रिलाय करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है गवर्नमेंट बुक है, उस पर आप क्लेम भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। इसका जो सही आंसर है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के और फैक्ट से हम बोल सकते हैं कि मर्क्यूरी जो है हमारा यूज़ होता है आपका थर्मामीटर में, ठीक है। बहुत सारे कारणों से थर्मामीटर में यूज़ होता है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता है, वो स्टिक नहीं होता है जो वॉल्स जो थर्मामीटर की होती है वहाँ पर, ठीक है। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो हमारी ऑप्शन है उसको देखने के पहले हमको समझ में आना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट की बात करें अगर हम, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी बेसिक बेसिक चीज़ें देख लेंगे जहाँ से और क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट से आई गेस सीएपीएफ 2020 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, आप एक बार चेक करिएगा। ट्रिपल पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है, ट्रिपल पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन ये सेम कर्व पे होते हैं, ठीक है। और अगर कर्व की बात करें तो ये आपका पी टी कर्व होता है। पी मतलब प्रेशर एंड टी मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। और आप बोल सकते हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज जो होते हैं वो सेम कर्व में होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट एक पीटी ग्राफ पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, कर्व प्लॉट करते हैं, जिसमें हमारा फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन और सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों फेज सेम उस पर होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन से फेजेस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम कौन से ग्राफ पे इसको प्लॉट करते हैं। ऑप्शन आ सकता है आप प्रेशर टाइम पे करते हैं, पीटी ग्राफ पे करते हैं, टीवी ग्राफ पे करते हैं, पीवी ग्राफ पे करते हैं, और पीवीटी ग्राफ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन देगा या ऐसे 3 ऑप्शन देगा और बोलेगा ओनली 1 ऑप्शन, ओनली 2 ऑप्शन, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन वो डिजाइन कर सकता है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट का आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आप समझ चुके हैं। इसका ऑप्शन ऑल दो आंसर फैक्चुअल है। फर्स्ट आंसर 0.01 सी एंड 4.458 mm ऑफ मर्क्यूरी, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप आपके नोटबुक में इसको टॉप पे लिख सकते हैं ट्रिपल पॉइंट पे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ गया है तो आप थोड़ा सा सीडीएस जो है वो एक लेवल आप ही देगा क्वेश्चन, ठीक है। एस्पार्टेम इन आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मेड अप ऑफ, तो अगर आप ऑल दो ये आपको 9th-10th की एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपको 11th एंड 12th की केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ
में आपको वहाँ चैप्टर मिल जाएगा, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है, एस्पार्टेम एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, तो ये एस्पार्टेम जो है एस्पार्टिक एसिड एंड फिनेल एनालाइन से बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ठीक है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटम शेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जब आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा होगा तो आपने उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखी होगी। ठीक है, तो अपन पहले उसको डिटेल में एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो कार्बनेट्स कंपाउंड में फॉर हम कार्बन से ही ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये किसी ऐसे दोस्त की तलाश करेगा जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और है। ठीक है, तो इसको ऐसी आइसक्रीम खानी जो 8 रुपए की है, जिसको हम ऑक्टेट बोलते हैं, इसके पास 4 रुपए ऑलरेडी है, इसको 4 रुपए की रिक्वायरमेंट और है। तो ये अपने ही किसी ऐसे साथी को ढूंढेगा जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और है और ये आपस में शेयरिंग कर पाए। तो ये अपने दूसरे कार्बन को ढूंढता है जिसके पास भी 2 और 4 होते हैं। ठीक है, और इसी टाइप से शेयरिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए कार्बन जो है अपने टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और इसीलिए कार्बन जो वो सबसे ज़्यादा नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, और कार्बन से ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आप पीवाई को चेक करेंगे तो उसमें सीधा पूछा तो उन्होंने कि कार्बन जो है वो हमारी क्रस्ट में कितना पाया जाता है, क्रस्ट में कितना पाया जाता है। सीधे आप जब कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ेंगे, शुरुआत की जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है उसमें डॉट एज इट इज दे रखा था, सीधा क्वेश्चन उठाया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि और कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो एक आयोनिक बॉन्ड होता है जो आयंस बनाते हैं। ठीक है, फिर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग शेयरिंग होती है। ठीक है, तो अगर हम हमारा ऑप्शन देखें तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहा है और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो फॉर एग्जांपल H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ आपका इस टाइप से दिखेगा आपको। तो ये जनरली जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, और इसी कारण से जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमोनिया, एक क्वेश्चन आता है PS3 एंड NH3, इन दोनों में से NH3 लिक्विड क्यों है। ठीक है, तो PS3 जो फॉस्फोरस का है और जो NH3 अमोनिया है वो नाइट्रोजन का है। NH3 में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अमोनिया, वेरेज ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपको मोटा मोटा क्वेश्चन आए कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में क्यों पाया जाता है, तो रीजन बिंग आप ऑप्शन को चेक करिएगा, मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक, मेटेलिक बॉन्ड अलग होता है, आयनिक बॉन्ड जो आयंस में होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्टोक्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट। स्टोक्स लॉ क्लास 11 का आपका टॉपिक है। ठीक है, एनडीए में भी काम आ सकता है, आपको सीडीएस में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है, अगर आपको फॉर्मूला होता है VD इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब वो पूछ रहा है इनमें से किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, टर्मिनल वेलोसिटी, ड्रैग कोफिशिएंट, सरफेस टेंशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम ऑप्शन में देख, पहले हम फॉर्मूले को डिकोड कर लेते हैं। 6 पाई इज एन कांस्टेंट, ईटा हियर इज विस्कोसिटी, आर इज रेडियस ऑफ द स्फीयर जो हमारा पार्टिकल है, एंड वी इज द वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारा ऑप्शंस में है। तो टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड के साथ गिरता है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं झरने से कोई एक बॉल गिरा रहा हूँ, तो उस बॉल की जो वेलोसिटी होगी हम उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आपका ऑक्सीडेशन, सही आंसर होगा। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन खुद एक एग्जाम्पल है आपका कोरोजन का। कोरोजन एक आपकी फिनोमिना होती है जिसमें कोई भी मेटल सरफेस पे
अनवांटेड लेयर आ जाती है। ठीक है, ये टेम्परेचर के कारण हो सकता है, प्रेशर के कारण हो सकता है, ह्यूमिडिटी के कारण हो सकता है। तो ये अनवांटेड लेयर है जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। इसी के एग्जाम्पल होते हैं, आपके एग्जाम्पल अगर हम की बात करें तो सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आना, ठीक है, ब्लैक हो जाता है सिल्वर। कॉपर जो है वो ग्रीन हो जाता है। आयरन जो है एफी जो है वो आपका रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है? तो सिल्वर के ऊपर सल्फर की लेयर आ जाती है, कॉपर पे CO2 की लेयर आ जाती है, CO2 से रिएक्ट कर लेता है, Fe जो है वो O2 से रिएक्ट कर लेता है। PYQ है ये कि जो सिल्वर है वो ब्लैक क्यों हो जाता है। ऑप्शंस में सल्फर वाला ऑप्शन था, आपको ये टिक करना था। ठीक है, तो CDS इतने भी बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो थोड़ा सा डिटेल में जाएगा और वो थोड़ा सा डिटेल में जाके इस टाइप की चीज़ें पूछेगा। ठीक है, ये इवन यूपीएससी के CSC का भी PYQ है, जहाँ पर उन्होंने पूछा था कि सिल्वर जो है वो क्यों आपका ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप ट्रिक कैसे कर सकते हैं, एस सिल्वर, सल्फर, Cu से CO2 एंड आयरन का हम सभी को पता होता O2 के कारण होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इज ऑक्सीडेशन। आगे बढ़ते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स नेवर इंटरसेक्ट, कैन ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट, can terminate at same point and can intersect depending on the situation। ठीक है, CAPF का क्वेश्चन है ये, 2020 में आया था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको NDS CDS में भी देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम इसके थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो मैग्नेटिक, ये फॉर एग्जांपल हमने बार मैग्नेट को अज्यूम करा है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड या सोलेनॉइड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी बार मैग्नेट की। वो पूछ रहा, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। तो इट इज़ एन इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, जो कि आप और हमारे नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइंस है जो आपके मैग्नेट के आसपास ट्रैवल करती है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पर जो लाइंस है, जिस भी एरिया में आपके लाइन बहुत ज़्यादा क्लोज है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और वहाँ पर मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कम होगी। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी की कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। रीज़न ये कि कोई भी एक पॉइंट है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि कोई भी एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो उसका डायरेक्शन बताता है। ठीक है, वो उसका डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा सर्कल है। ठीक है, इस पर मैंने ऐसी टेंजेंट बनाई। ठीक है, इस पर मैंने टेंजेंट बनाई, इस पर टेंजेंट बनाई, इस पर टेंजेंट बनाई, इट विल शो मी द डायरेक्शन ऑफ दैट सर्कल मूविंग इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट बना रही तो मुझे ये डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर मैं ए फॉर एग्जाम्पल ये लाइन मेरी इंटरसेक्ट कर रही है, अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो दो टेंजेंट बनानी पड़ेगी, इट मीन्स दो डायरेक्शन होंगे। एंड कैन यू इमेजिन कि एक पॉइंट के दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, देयरफॉर अ लाइन कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन। ठीक है, तो दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपकी लाइन है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, द डिओडोरेंट एडेड टू द LPG टू आइडेंटिफाई द लीकेज, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इथाइल मरकैप्टन जो है वो हम यूज़ करते हैं गैस सिलेंडर में, क्योंकि हमें स्मेल आ जाए कि गैस जो है वो लीकेज हो रहा है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस फ्रॉम गैसियस फेज इनटू लिक्विड फेज इज कॉल्ड, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, आपने ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ऐसी प्रोसेस जिससे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो डायरेक्टली गैस से आपका लिक्विड फेज में चले जाए, हम उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है,
सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से सीधे गैसियस में चले जाना। इवापोरेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस में चले जाना। ऑक्सीडेशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, तो एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इस बार पीएच CDS 1 2023 में फिर से पीएच का क्वेश्चन आया था और उन्होंने अरेंज करने को बोला था कि ब्लड, आपको कॉफ़ी, इन सबको आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीएच स्केल अगर हम देखें, ऑल्दो इसका अगर हम पीएच का देखें तो इसको पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। पीएच का जो फुल फॉर्म है पोटेंस या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। जो हमको हाइड्रोजन आयंस, जो H+ आयन होते हैं, उसकी मात्रा बताता है कि किसी भी सब्सटेंस में कितना हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लॉगरिथमिक लॉग स्केल पे काम करती है, मतलब इसकी अगर एक वैल्यू में छोटा सा भी चेंज आए तो उस सब्सटेंस में ड्रास्टिक चेंज आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 से मैं 6 पे मूव कर रहा हूँ तो ये हमारे लिए तो नॉर्मल है कि 7 से 6 एक ही हो रहा है, लेकिन ये लॉग स्केल पे हो रहा है, और आपने अगर लॉगरिथम पढ़ा हो तो एक नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफर करती है, ठीक है। तो ये अगर हमारी पीएच स्केल है, ये हमारा 7 है न्यूट्रल, ठीक है। अगर हम 7 से लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ठीक है, अगर हम 7 से लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो ये हमारा एसिडिक नेचर शो करेगा। अगर हम 7 से राइट साइड मूव करेंगे तो ये हमारा बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। हम जैसे जैसे इस साइड जाते जाएंगे हमारा जो सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। हम जैसे जैसे इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे हमारा सब्सटेंस बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एसिडिटी इंक्रीज होती है और यहाँ पर हमारी बेसिक जो सब्सटेंस की बेसिसिटी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हमारा पीएच स्केल होता है। और अगर हम सबसे पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, लेस देन, ठीक है, देखते हैं, मोर देन 5.6 मतलब बेस की साइड मूव कर रही है, इक्वल टू 7 ना, मोर देन 7 ना, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है लेस देन 5.6, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू याद भी रख सकते हैं इसकी, ठीक है, कि 5.6 जो होती है वो आपकी एसिड रेन की वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। द नेम ऑफ एसिड विच इज़ यूज टू क्लीन द टॉयलेट, बहुत ही कॉमन HCl हम यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम इससे विनेगर वगैरह में यूज़ करते हैं। 5 to 10% अगर हमारे विनेगर में पानी मिला देंगे, सॉरी 5 to 10% में अगर एसिटिक एसिड में पानी मिला देंगे तो हम उसे विनेगर बोलते हैं, ठीक है। आप इसी के साइड ब्राइन भी पढ़ सकते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन किस चीज़ का होता है ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी PYQ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन D। आगे बढ़ते हैं। केमिकली डायमंड इज प्योर जिंक, प्योर कार्बन, प्योर सैंड एंड प्योर मैग्नीशियम। तो अगर आपने अगेन कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ब्लू फ्लेम वाले क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ठीक है। तो आपने एलोट्रॉपी पढ़ी होगी अगर कार्बन की, तो बेसिकली 3 एलोट्रॉप्स है कार्बन के, ठीक है। ऑल्दो अभी साइंस में 3 बताए गए और भी बहुत ज़्यादा इसके जो एलोट्रॉपी है कार्बन की वो निकल के आ चुकी है, लेकिन एनसीईआरटी में अभी तक 3 ही अपडेटेड है, तो अपन 3 ही देख लेते हैं। एक सबसे पहले डायमंड होती है, ठीक है। एक होती है ग्रेफाइट एंड एक होती है बक मिनिस्टर फुलरेंस, जिसको हम सिर्फ फुलरेंस भी बोलते हैं। 3 ग्रेफाइट 3 एलोट्रॉपी कार्बन की, ठीक है, जो अलग अलग फॉर्म में कार्बन को देखे जाते हैं। तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड बक मिनिस्टर फुलरेंस, ठीक है। इसमें से जो डायमंड है वो आपका प्योर कार्बन को डिनोट करता है। आप एडिशनली इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इनका एक चार्ट बना लीजिए, वहाँ पर आप तीनों एलोट्रॉप देख लीजिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। इनमें कार्बन बॉन्डिंग कैसी है, फॉर एग्जांपल डायमंड में जो चारों कार्बन बॉन्ड है वो एक दूसरे से अटैच है, नो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट में 3 है, ठीक है। तो ग्रेफाइट में अगर 3 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन खाली बच जाता है और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो रीजन बिंग कि आपका सारा इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट ग्रेफाइट इज एन गुड कंडक्टर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन द ग्रेफाइट इज द रीजन बिंग द ग्रेफाइट इज एन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर है प्योर कार्बन, ठीक है। टेबल शुगर रीजन सुक्रोज, बहुत बढ़िया फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है, बहुत इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू विजन। तो विजन अपन देखे तो ए जो है वो विजन के लिए है, जो सी है वो आपका स्कर्वी है, ठीक है।
जो हमारे स्वेलिंग गम्स हो जाते हैं। डी जो है वो हमारा रेटिनॉल है, ठीक है, जो हमारा बोन से रिलेटेड है। ई जो है वो हमारा एनीमिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी डिसीज हमको हो सकता है अगर इनके ये सारी चीज़ें एब्सेंस हुई। आप सारे विटामिन का लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम टाइम पे लास्ट में हैंडी रहे, आप सारे क्विक रिवीजन कर पाए। आप जब 9th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हेल्थ एंड डिसीज एक चैप्टर है, आप उसको अच्छे से पढ़ें, सारे डिसीज को देखें, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मैं हमेशा फिर रिपीट करूँगा, शॉर्ट नोट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू क्रैक द एग्ज़ाम। आप शॉर्ट नोट बनाइए, एक दिन में आप पूरे साइंस को रिवीजन करिए, सिमिलरली 2 दिन में पॉलिटी रिवीजन करिए। इस साइड से आप इंग्लिश के भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो जो लास्ट का 1 वीक होता है उसमें कंटिन्यूस रिवीजन कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम इस सीरीज़ को सेकंड जो पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।